नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम कैंसिल हो गया है और अब बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम कैंसिल हो गया है तो न्यू एग्जाम लोकसभा इलेक्शन के बाद होने वाला है। बिकॉज रीजन ये है कि बिहार में सेवंथ फेज में लोकसभा का इलेक्शन है। ऐसे में जो हमारा अगला एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 3 का, वो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही यानी कि जून में ही संभव है। उससे पहले अब एग्जाम संभव नहीं है क्योंकि सारा तंत्र चुनाव में व्यस्त रहने वाला है। ऐसे में बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए टीआरई 3.0 वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेशल के तहत आपको हम लोग आज कराने वाले हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम करा दिया गया है और आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं फ्रांस की क्रांति। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का नया ट्रेंड रही है। इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्न का स्तर भी बहुत ही अच्छा था। विश्व इतिहास की बेहतर समझ जरूरी है। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या फिर 9 10 हो या 11 12 हो, जिनको भी हिस्ट्री एग्जाम में देना है उन सबों के लिए ये क्या है, बहुत ही जरूरी है। और हमारा एक नारा भी है, वी थिंक टीचर्स वी बिकम ए टीचर्स। अगर आपको टीचर बनना है और टी का मजा लेना है, स्कूल में कुर्सी पर बैठ के मिड डे मील खाना है और बच्चे को तन मन धन से पढ़ाना है तो सर्विस क्लासेस केजीजी पर जुड़ना मत भूलिएगा। यही वो चैनल है जो आपको वही पढ़ाता है जो एग्जाम में आता है। टीआरई 1 में हमने बहुत क्रांतिकारी रूप से लोगों को गाइड किया और लोग क्या हुए, सफल हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतिहास में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि क्रांति लोकतंत्र का प्रादुर्भाव होता है। आपको कहां से, अमेरिका से, आधुनिक लोकतंत्र का। ओके, और उसके बारे में हमने पढ़ा दिया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। वो आपका वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उसको जरूर देखिए। और अब हम आप लोगों को फ्रांस की क्रांति पढ़ा रहे हैं। तो क्रांति का शुरुआत होता है फ्रांस से। आपको पता है कि फ्रांस की सेना भी लफायते के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने गई थी और जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो लफायते के नेतृत्व में वो सेना लौटकर जब फ्रांस आई तो उसने भी किसका, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे के साथ अपने लिए अधिकार का मांग करना स्टार्ट कर दिया और वहां से फ्रांस की क्रांति का नींव पड़ा। अब फ्रांस की क्रांति का हर एक बारीकी को समझेंगे और वो भी समझेंगे बिहार के ही किताब से। और जब बिहार के किताब से समझेंगे तो समझ जाइए कि आप क्या समझिएगा। और जब यहां से प्रश्न आएंगे, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं। आपको पता है किस बार फ्रांस की क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा जरूर गया, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का ये नहीं पूछा गया सूडान का युद्ध कब हुआ, सेडोवा का युद्ध कब हुआ, या अमेरिका आजाद कब हुआ, या फ्रांस की क्रांति कब हुई। नहीं, डेट वाइज हिस्ट्री नहीं पूछा गया, कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री पूछा गया। इसलिए इस क्लास को करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। और आपका भाई खुद एक बीपीएससी टीचर है और हमें पता है कि क्या आएगा। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति। सन 1789 में फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी जिसने एक युग का अंत कर दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण का दौर स्टार्ट हुआ। इस क्रांति में राजतंत्र की समाप्त कर, क्रांति का मतलब देखिए, व्हाट इज मीन्स बाय क्रांति। अब भारत छोड़ो आंदोलन था या क्रांति। क्रांति, अमेरिकी क्रांति, क्रांति का मतलब होता है पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाना और आंदोलन का मतलब होता है कुछ सुधार होना। तो ये फ्रांस की क्रांति है क्योंकि इसमें राजतंत्र का सिस्टम क्लोज होता है और लोकतंत्र का सिस्टम स्टार्ट होता है। ओके साथियों, सामाजिक व्यवस्था के नए विचार, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांत। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र ही मरेगा, जो कि रूसो का एक प्रसिद्ध कथन है। ओके, प्रतिपादित किया। यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। इस तरह के विचार स्वतंत्रता का प्रादुर्भाव यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतियों को जन्म दिया। ये क्रांति सामंतवादी एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। इस क्रम में 1776 ईस्वी में शुरू हुआ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में हुआ था। सन 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उनके उपनिवेश अधीनता कि फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद किया था, अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई। ओके, हमने बताया था कि लेफायते के नेतृत्व फ्रांसीसी सेना जो है अमेरिका की मदद करने अमेरिका गई थी
और अमेरिका के 13 अंग्रेजों को उपनिवेश को आजाद करने में फ्रांसीसी सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने अपने देश में भी क्या क्या क्रांति का प्रादुर्भाव कर दिया। फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई यह समझने के लिए हमें तात्कालिक राजनीतिक व समाज का अध्ययन करना होगा। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था, उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र पर पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के द्वीप पर, आपको पता है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये सब चैनल आप लोग जानते हैं, टापू पर अधिकार कर लिया था। फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं थी। लंबे समय तक चले युद्ध और के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी और शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस के जनता पर करों का बोझ डाल दिया और सामाजिक विषमता को उत्पीड़न से फ्रांस की एक विशेष जनता, देखिए राजनीतिक कारण क्या थे, फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और बुर्बो वंश का शासन था। किस वंश का शासन था फ्रांस में? बुर्बो वंश का। लुई 14वां तक तो ठीक था। आप लोग बाहुबली में जो डायलॉग सुने हैं, कौन सा डायलॉग है? अरे मैं ही राज्य हूं और मेरे द्वारा कहा गया शब्द ही क्या है? शासन है। यही डायलॉग जो है फ्रांस की के लुई 14वां का डायलॉग था और वो कहता था कि मैं ही क्या हूँ? राज्य हूँ और मेरे द्वारा कहा गया वचन शासन है। और 1774 में लुई 16वां गद्दी पर था, जो अत्यधिक निरंकुश फिजूल खर्चे। देखिए ये लुई 14वां ऐसा कहता था तो ये क्या था? योग्य शासक था, तो इसके शासनकाल में कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जब इसके बाद इसका पोतवा बना लुई 16वां, तो फिजूल खर्ची था, निरंकुश था। पैसा ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनिएटा से ब्याह कर लिया। और जब राजकुमारी से ब्याह कीजिएगा, जानते हैं ना उसका खर्चा भी तगड़े होता है। अब राजकुमारी से विवाह कर लिया, राजकुमारी अपना नौकर चाकर पूरा पेल दी, पूरा इतना खर्चा होने लगा कि राज खजाने का कोष क्या होने लगा? खाली होने लगा। अब राजा को क्या करना पड़ा? तीनों स्टेट का बैठक बुलाना पड़ गया, क्योंकि केंद्रीय रूप से भाग लेने के लिए पैसा, कर्ज बढ़ाने के लिए, कर बढ़ाने के लिए तीनों स्टेट्स का वहां पे जो है मीटिंग होना आवश्यक था, जो उस समय में काफी रुपया लुटाती थी और अपने खास आदमियों को अहदे दिलाने के लिए राज कार्य में दखल देती थी। राजा के वर्षा स्थित महल में 15,000 अधिकारी थे, जो कोई भी काम नहीं करते थे, मगर आप अपार धनराशि वेतन ग्रुप में लेते थे। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था। लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका की तरह उपनिवेश को ब्रिटेन से आजाद करने में फ्रांस पर 10 अरब लीवरे, तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लीवरे थी। अभी तो फ्रांस में क्या चलता है? यूरो चलता है। अत्यधिक अधिक का कर्ज बढ़ गया। पहले से ही चली आ रही सामाजिक आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर करों की वृद्धि के लिए बाध्य किया। निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था। यद्यपि स्टेट जनरल संसदीय संस्था थी, लेकिन राजा की निरंकुशता का बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 से 175 वर्षों तक स्टेट जनरल की कोई बैठक नहीं हुई। लुई 14वां निरंकुशता था, लेकिन वो कहता था कि मैं ही राज्य हूं, लेकिन चूंकि वह योग्य शासक था, विद्रोही कुशलता पूर्वक दबा देता था, उस समय कोई विद्रोह नहीं हुआ। राजा की निरंकुशता एवं स्वच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस के पार्लमा नामक संस्था ने, जिसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्गों के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशागुणत होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर देते थे। इस तरह व्यवहार में भी राजा का ही नियंत्रण था। मतलब न्यायपालिका पे भी किसका नियंत्रण था? राजा का। ये देखिए आपके सामने जो है यूरोप का नक्शा है, और आपको हम इसमें यूरोप में दिखाना चाहेंगे क्या चीज साथियों? इसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे घूम गया। इसमें हम आपको यूरोप दिखाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो घूमना है घूम गया है। घूमने के बाद इसमें नक्शा आ ही नहीं रहा है, प्रिंट ही नहीं हो रहा है। वेयर इज नक्शा? दिस इज नॉट पॉसिबल टू सी। आइए देखते हैं, एक बार और घुमाना पड़ेगा, तब यथा स्थिति बरकरार होगी। हाँ, तो ये जो है, ये है फ्रांस। आपको पता है ये क्या है? मैप है। सन 1789 में फ्रांस की राजनीतिक मानचित्र जो है इसमें दिखा रहा है। ओके, ये आपको पता है कि ये सब क्या है? इटली का भाग है। ओके, और ये स्विट्जरलैंड है। यहाँ यहाँ पर आपका क्या है? तो ब्रिटेन है। ओके, ये स्कॉटलैंड, ये सब ब्रिटेन दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है? फ्रांस है। तो ये जो फ्रांस है, ये फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस।
यहाँ पे फ्रांस है। आप लोग वर्ल्ड मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बुरी बड़ी बुराई थी। स्वायत्त शासन का सर्वदा अभाव था, जबकि पड़ोस के इंग्लैंड इस तरह के शासन का संचालन स्वायत्तता से कर रहा था। अब कहता है कि पड़ोसी में अगर अच्छा गुण हो तो वो दूसरे पड़ोसी में आ ही जाता है। तो सेम कंडीशन था फ्रांस के साथ। ब्रिटेन में क्या था, राजतंत्र के साथ भी एक उदारदायी सत्ता थी। हाँ, जागते रहिए और पढ़ते रहिए, समझ गए ना। वर्षायक राजमार्ग पर राजा के अलावे मेरी अंतोनियाते द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे जनसाधारण की धारणाएं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई। 1789 में आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगा। उस समय वहां कोई भी संस्था नहीं थी जो उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सकती। सामाजिक कारण क्या था, तो फ्रांस में प्रथम स्टेट था जिसमें पादरी वर्ग आते थे, द्वितीय स्टेट था जिसमें कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट था जिसमें बड़े व्यापारी, व्यवसायी और शिक्षित वर्ग आते थे। ओके, और ये तृतीय वर्ग में ही क्या आता था, किसान एवं शिल्पी, छोटे किसान, नौकर एवं मजदूर। अब ये जो वर्ग है सबसे बड़ा, इसको हम लोग कहते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग। और आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है मध्यम वर्ग की क्रांति। ये लोगों के पास पैसा था, व्यापार व्यवसाय करके इन्होंने खुद को स्टेबल किया, लेकिन ना इनको कुलीन जैसा इज्जत था, ना पादरी जैसा इज्जत था। ये लोग क्या थे, वही गरीब किसान जैसा इज्जत पाते थे। इसलिए इन लोगों को विरोध करना क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट अर्थात श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में पादरी, जिनकी संख्या लगभग 30,000 थी, 1,30,000। दूसरे स्टेट में विजात वर्ग नोबिलिटी था, जिसका 80,000। कुलीन किसको कहते, जो राजा और राज परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसको कहते थे। और 40 लाख थी, और लगभग 40 लाख व्यक्ति थे। ये दोनों वर्गों में कर मुक्त थे। ये दोनों वर्ग कर रहे। उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। कितनी थी, 2.5 करोड़ थी। और फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। किसके पास, तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के पास। 90% जनता तीसरे स्टेट में थी, जिसके कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। ये अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों का काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों का निर्माण में सहयोग देना आदि कार्यों के लिए बाध्य थे। जस्ट लाइक कहिए कि सब बिहारी मजदूर था, है बिहारी मजदूर, बिहार के जैसा। सर के अभी लोकसभा चुनाव है, क्या है, सब राज्य में जो है लोकसभा चुनाव में क्या किया गया, अच्छे अच्छे उम्मीदवार उतारे गए। और बिहार में जो है जातीय समीकरण देख के उम्मीदवार दिया जाता है कि कौन, जैसे ही आपका कोई जिला है, महाराजगंज है, तो यहाँ किसको दिया गया, जनार्दन सिग्रीवाल को। एक तरफ से राजपूत और दूसरे तरफ से भी राजपूत। ओके, उसी तरह आपका क्या है, नवादा है, एक तरफ से कुशवाहा, दूसरे तरफ से भी कुशवाहा। मतलब बिहार में क्या है, जात पार्टी ना पूछो, क्वालिफिकेशन पढ़ाई मत पूछो, जाति पूछो, वोट दो। इसीलिए विकास नहीं हो रहा। 90% जनता का वही हाल था, कोई काम नहीं। आदि कार्यों के लिए उन्हें सभी प्रकार कर देने, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी और मजदूर आदि शामिल थे, जो शाही क्षेत्रों में रहते थे। ओके, यह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था, जिसको हम लोग बुजुर्गा वर्ग भी कहते हैं, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम योगदान निभाया। मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीन जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। समानता और उन्नति के बावजूद वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से क्या थे, वंचित थे। राज्य में सभी बड़े पद कुलीन के लिए सुरक्षित। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए, ना कि वंश। अभी भी योग्यता होना चाहिए, लेकिन योग्यता कहाँ है भैया। नमा पास मुख्यमंत्री की दौर में है, और बीएड एमएड करके शिक्षक भर्ती में गया परीक्षा देने, क्वेश्चन में आउट हो गया। जिसके पास पैसा था वो हजारीबाग के मस्त 5 स्टार होटल में जाके कमरा में लेट के क्वेश्चन में रट रहा था। इधर गरीब का बच्चा बहन जो मार रहा है सेट एडुटेरिया का, प्लेटफॉर्म का, एसके झा का, सर्विस क्लासेस केजीजी पे पढ़ रहा है, और उधर प्रोजेक्टर पर आंसर रट रहा है। योग्यता का क्या हो गया है, हनन हो गया, दमन हो गया। अब तो बस हम, एक बार हमसे पूछा गया कि आप किसको वोट दीजिएगा, तो हम बोले दो को ठग है, दो को बेईमान है, जो कम बेईमान होगा, जो कम ठग होगा, उसको दे देंगे। पढ़े लिखे
लोग भी आजकल जाति देखते हैं। मध्यम वर्ग राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजगता, सामाजिक असंतोष और कृषकों को देनी है। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इस वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार का 6,000 रुपया साल भर में किसान को देकर कोई पार्टी कह रही है किसान को 6,000 रुपया में भैया 4 बोरा खाद होगा, 4 बोरा खाद नहीं, 2 बोरा खाद होगा, की होगा ओकरा से? क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे, जन साधारण उनका खर्च उठाते थे। आर्थिक कारण क्या था? व्हाट इज द इकोनॉमिकल रीजन टू द फ्रांस रेवोल्यूशन? विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डामाडोल कर दी। प्रतिवर्ष आय से अधिक व्यय होता था, इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित थी, पर किस कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष के बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये पूंजीपति टैक्स फार्मर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? टैक्स फार्मर कहे जाते थे। ये रियायतों से अधिक टैक्स वसूलते थे। रैयत मतलब किसान। ओके, रैयत वाली व्यवस्था भारत में कौन लाया था? टॉमस मुनरो, आप लोग जानते ही होंगे। ओके, वसूलते थे और सरकार से निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपने जेब में रख लेते थे। इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। आर्थिक कारण में आप लोगों को असमान कर प्रणाली था। भूमि कर, धार्मिक कर एवं अन्य समांती कर का बोझ था। बेरोजगारी की समस्या थी, जो कि अभी सबसे ज्यादा है। आज तक के इतिहास में पहली बार है कि एलपी लोको पायलट का जो पोस्ट आया है उसमें 5,000 सीट है। गिल्ट की पाबंदी थी, प्रांतीय आयात कर था एवं समांती आयात कर से व्यापारियों का असंतोष था। बिहार में शिक्षकों के लिए वैकेंसी आई, अच्छी खासी वैकेंसी आई, लाखों लाख में आई, लेकिन हम तो उसमें एक कहावत कहते हैं, चूहा के बिल के मिट्टी बिल में ही, मतलब एक ही सीट को बार बार रिपीट किया गया। एक ही सीट पे 3-3 बंदे का, एक ही सीट एक ही व्यक्ति का 3-3 सीट पे रिजल्ट देकर फिर से उस सीट को वैकेंट रखकर फिर से उस पे बहाली निकाल दिया जाता है और अपने पीठ को अपने हाथ से ही थपथपा लिया जाता है। ये है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश की क्रांति को कगार पर पहुंचा दिया। राजकोष के घाटे के भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए। किसानों को भूमि कर टेले चुकाना पड़ता था। इसके अलावे तीथे तीथे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेले और तीथे। क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी टीआरई 2 में। व्हाट इज ए टीले एंड ए तीथे? तो टीले और तीथे क्या था? फ्रांस में लगने वाला एक प्रकार का कर था। नमक, धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। अनेक तरह का प्रत्यक्ष कर, नमक और तंबाकू जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी। तंबाकू को भारत में लाने का श्रेय किसको है? पुर्तगालियों को, ठीक है ना। साथ ही कई भेंट, टोल टैक्स, नजराने आदि भी समांती कर के रूप में देना पड़ता था। इस तरह फ्रांस की आम जनता की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। करों के आर्थिक बोझ के अलावे फ्रांस की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में वहां के समाज में व्याप्त बेकारी की समस्या भी अहम भूमिका निभा रही थी। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो गया था। इसकी वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर, घरेलू उद्योग धंधे विनष्ट हो गए। अब आपको पता है एआई का जमाना आ गया और आप लोग, हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक हैं, और एआई में ऐसा रोबोट आएगा जो बच्चों को पढ़ाएगा। लेकिन यही है कि अगर रोबोट पढ़ाएगा भैया तो पढ़ाने वाला चीज पढ़ा देगा, ठीक है, लेकिन बचवा जब कहेगा, बचवा पेंटे में मुत देगा तो रोबोटवा की करेगा? हम लोग ऐसा झेलते हैं। जब बच्चा 5 मिनट के नाम पे उंगलिये में मुंह घुसा देगा, आंखें में उंगली घुसा देगा, तो रोबोटवा की करेगा? रोबोट पढ़ाएगा लेकिन टीचर जो है उसका अथी करने में रहना नहीं पड़ेगा। क्या आप लोग अपना विचार रखिए कमेंट बॉक्स में। तब होली मना लिए भरदम? मनाइए लिए होंगे, हम पूछेंगे तब पर भी बिना पूछे भी मनाइए लिए होंगे। हैं? आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, चुनाव में जिसको जीतना होगा जीत ही जाएगा। अपना तो बीपीएससी टीआरई 3 में एगो सीट जीतना है। क्या सही बात है ना? सही पकड़े हैं। इसके अलावा अव्यवस्थित शासन व्यवस्था ने फ्रांस के व्यापारिक जीवन को भी पंगु बना दिया था। फ्रांसीसियों के जीवन में एकरूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनिमय में
व्यापारिक विनिमय में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तरह तरह के प्रतिबंधों जैसे गिल्ड की पाबंदी, शहरों के व्यापार संबंधी नियम, प्रांतीय आयात कर, समांतिवादी कर इत्यादि व्यापारियों पर लगाए गए थे। इन बंधनों में जकड़े रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग रुक गया था। व्यापारी चाहते थे देश के व्यापार में हर तरह से बंधन से मुक्त कर दिया जाए। इस तरह असंतोष एवं अन्यायपूर्ण वातावरण में देश का विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ सरकारी फिजूल खर्ची जो लुईस 16वां एवं मेरी अंतोनियाते अपने आराम एवं भोग विलास में वस्तु में खर्च करती थी। ऐसी स्थिति में सरकार मितव्ययता के काम लेने की जगह कर्ज लेने, पाकिस्तान वाला हाल था कटोरा लेके। सैनिक कारण फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक का पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। सैनिक कारण क्या था? नियुक्ति में असमानता, कम वेतन निर्धारण, खराब भोजन की व्यवस्था। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण भी था। भाषण, लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव था। प्रेस पर सेंसरशिप था। प्रेस दो भागों में बटा हुआ था, सरकार के पक्ष वाला और विपक्ष वाला। मोदी मीडिया और मोदी मीडिया। फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार का अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहां राज धर्म, कैथोलिक धर्म और प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले कठोर सजा दी जाती थी। कैथोलिक धर्म था मतलब जो परंपरागत रोम का जो ईसाई धर्म था उसको मानिए। मार्टिन लूथर किंग के विचारों वाले ईसाई धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता है? प्रोटेस्ट कहा जाता है। ईसाई के ये दो मतावलंबी है। कठोर सजा दी जाती थी। इतना ही नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व्यवहार था। राजा और उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग की गिरफ्तारी का वारंट था, जिसको लेट्स द कैच लेट्स द कैच कहते थे। फ्रांस में कानून में भी एक रूपता नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे। किसी को भी यह जानकारी नहीं होती थी कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत होगा। बौद्धिक कारण क्या था? देखिए, कहते हैं कलम के फनकार, कलम के जादूगर, कलम के मुसाफिर जो है वो क्रांति का सूत्रपात करता है। और उसमें नाम है वाल्टेयर का, मोंटेस्क्यू का। इसके बारे में पूछा गया था इस बार बीपीएससी टीआरई में। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इसमें प्रमुख थे मोंटेस्क्यू, वाल्टेयर, रूसो। मोंटेस्क्यू की पुस्तक क्या थी? विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ। मोंटेस्क्यू की पुस्तक क्या थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के 3 अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। वाल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, तथापि राजतंत्र प्रजा हित में होना चाहिए, इसका प्रबल समर्थक था। देखिए, वाल्टेयर जो है पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन ये कहता था कि राजतंत्र भी है अगर, तो वो प्रजा के हित का होना चाहिए। मोंटेग्यू और वाल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता, तो उसने अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसकी पुस्तक है? रूसो की। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? रूसो की। आप लोग इसको नोट करते जाइए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो। राज को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और अन्य इच्छा को संप्रभु माना। वह जनतंत्र का समर्थक था। दिदरो बृहत ज्ञान कोश इंसाइक्लोपीडिया, बृहत ज्ञान कोश इंसाइक्लोपीडिया को किसने लिखा था? दिदरो ने। लेखकों ने फ्रांस की क्रांति के विचारों को क्या फ्रांस में क्वेजेनो एवं तुर्को जैसे शास्त्री ने समाज में आर्थिक शोषण और आर्थिक नियंत्रण की आलोचना की। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड की महान क्रांति एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनैतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते, देखिए आपको शुरू में ही बोले थे, लफायते के नेतृत्व में क्या हुई थी? फ्रांसीसी सैनिक गया था। नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, जिसमें वहां गणतांत्रिक शासन का स्थापना हुई। फ्रांस की जनता की यह घोषणा प्रेरणा स्रोत कार्य किया। इससे और भी तरह की क्रांति को बल मिला। इसमें अत्यधिक धन व्यय कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना दिया कि उसे संभालना देश के लिए असंभव बन गया। क्रांति का घटनाक्रम।
देखिए 1789 में लुईस सोलोमन ने धन की आवश्यकता हुई, इसके लिए 5 मई 1789 को उसने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट क्रमशः 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि भाग लिए। तृतीय स्टेट ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। यह राजा द्वारा स्वीकृत हो गया। तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए और 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए तब उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था वहां शाही अंगरक्षकों का पहरा था। अतः सभी तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। इन्होंने अपने सभा को नेशनल असेंबली कहा, इसलिए फ्रांस की असेंबली को अभी भी क्या कहा जाता है, नेशनल असेंबली ही कहा जाता है। घोषित किया तथा शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक यह सभा भंग नहीं होगी। राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने का अफवाह उठी, तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए। उन्होंने नेतृत्व मेरवियो ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे, यद्यपि मेरवियो सामंत परिवार का था, फिर भी सामंतों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने का पक्षधर था। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस राज्य में स्थित कारागार वेस्टिल, ये देखिए 14 जुलाई को जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस गए थे और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी जीते थे और इसको बास्टिल डे परेड में शामिल होने गए थे। तो बास्टिल डे परेड क्या था वो देख लीजिए। बास्टिल ऐसा जगह था जहां की राज परिवार के विद्रोहियों को कैद करके रखा जाता था और 14 जुलाई 1789 को इन लोगों ने बास्टिल के किले पर हमला किया, जेल को तोड़ दिया और सभी को आजाद कर दिया। वेस्टिल का दुर्ग राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद जेल का फाटक तोड़ने व बंदियों को मुक्त रहने में सफल हुए। वेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन का पतन का प्रतीक था। 14 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है कहाँ, फ्रांस में, और 4 जुलाई कहाँ, अमेरिका में। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को लुईस सोलोमन नाम मात्र के लिए राजा रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इस सभा में 27 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों का अधिकार को स्वीकार किया गया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार को मान्यता मिली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजे दिए बिना उसके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। मध्यम वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय वे थे कि उनका अनुसार कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चय किया गया और सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया। फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए यह क्रांति घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया जिसमें शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अद्यपि लुईस सोलोमन ने नए संविधान को मान लिया, परंतु मार्वियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। विद्रोह में भी कुलीन वर्गों द्वारा संविधान का विरोध किया गया। अप्रैल 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी युद्धों में जनता को काफी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। उपरोक्त बातें आलोचना का विषय बन गई। आलोचकों के में प्रमुख जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जैकोबिन क्लब, इसके बारे में पूछा जाता है। जैकोबिन क्लब किस क्या था, तो जैकोबिन क्लब जो है फ्रांस में व्यापारियों का एक क्लब था जिसने छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ी साज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आतंकराज, रॉबेस्पियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज स्थापित किया। 14 महीने में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। रॉबेस्पियर प्रत्यक्ष राजतंत्र का पोषक था। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 ईस्वी को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया था। राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुईस सोलोमन को मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 ईस्वी को मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूरोप के पहले राजा थे जिन्हें फांसी दे दिया गया था। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाद में मेरी अंतोनिएटो को भी फांसी दे दिया गया। रॉबेस्पियर द्वारा स्थापित आतंक का राज अक्टूबर 1793 ईस्वी उत्कर्ष पर रहा।
कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। कानून का संकलन कराया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त की गई। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाने का प्रथा को समाप्त किया गया। राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 ईस्वी को लागू किया गया। इन सभी को रॉबेस्पियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, परंतु ये अस्थायी सिद्ध हुए। उनकी हिंसात्मक कार्रवाई की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में मृत्युदंड दिया। इसके बाद 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया, जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू कर दी, नेपोलियन संहिता, जिसके सुधार कार्यों ने तत्कालीन फ्रांस को उत्थान में काफी सहयोग किया। क्रांति के परिणाम। पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया। फ्रांस की क्रांति वहां की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर आधुनिक युग के जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। सामंतवाद का अंत हो गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य। फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हो गई। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं था, चाहे कोई कैथोलिक हो चाहे कोई प्रोटेस्ट हो, डोंट वरी। राजतंत्र के जनतंत्र की स्थापना हो गई। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में जनतंत्र आया। व्यक्ति की महत्ता। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया। नागरिकों को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की घोषणा की। समाजवाद का प्रारंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति ने सामाजिक प्रवृत्तियों को बल दिया। जोकोविन के सामान्य जनता के अधिकारियों की रक्षा के एवं अमीरों की जगह गरीबों को पक्ष लिया, जिससे वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई। क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड तथा प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर हटा दिए गए, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस और इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान आ गया। दास प्रथा का उन्मूलन हो गया। जो दास प्रथा भारत में 1843 में, पता है ना आप लोग को, 1843 में लॉर्ड एलोवेलर के नेतृत्व में समाप्त हुआ था। वो 1794 ईस्वी को दास मुक्त कानून घोषित किया, यद्यपि आगे चल के इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और 1848 अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का अंत हुआ। सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व। फ्रांस में अभी तक चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, अब इसकी जिम्मेदारी सरकार पर आ गई। परिणाम स्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। राष्ट्रीय कैलेंडर। फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया, जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीने में बांटा गया। उसका नया नाम बूमेयर, थर्मेडियर आदि रखा गया। पहला आंदोलन। फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी। इन्हें द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन नामक संस्था का गठन किया, जिसमें अल्पाज दे ग्रूज नामक नेत्री की अहम भूमिका रही। इसके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया, परंतु राजनीतिक अधिकार शुरू में उन्हें ही मिला। फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को अपने अधिकार के प्रति सजगता का पाठ पढ़ाया, जिसके कारण आगे चलकर वर्षों तक महिला आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप 1946 में, देखिए, जब भारत आजाद हुआ, हमने सबों को एक वोट का अधिकार दिया। वो बात अलग है कि भारत की अभी भी 80% जनता जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय के आधार पर वोट करती है, लेकिन हमने सबों को एक बार में एक वोट का अधिकार दिया। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। महिलाओं को वोट करने का अधिकार 1946 में मिला। अन्य देशों में क्रांति का प्रभाव हुआ। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली, जर्मनी आदि देशों में पहुंचा, तो उसने वहां की जनता को क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। इस उससे इन देशों के नागरिकों को स्वराष्ट्रीयता का संदेश फहराया। इटली पर प्रभाव। इटली इस समय कई भागों में बट गया था। फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। और बाद में इटली के एकीकरण को क्लास 10 के बुक में पढ़ेंगे। जर्मनी का प्रभाव। जर्मनी पर उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना जर्मनी के लोगों में अपनाया। पोलैंड पर प्रभाव। फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूकी। पहले यह रूस, पर्सा और रशिया के बीच बंटवारा हुआ था, यद्यपि पोलैंड को शीघ्र आजादी नहीं मिली, लेकिन उसमें राष्ट्रीयता का संचार हुआ। इसी क्रांति ने किया एक लंबी अवधि। इंग्लैंड पर प्रभाव। नेपोलियन के विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, जो आगे चलकर इंग्लैंड के पतन का कारण बना। फिर भी इस क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा कि वहां की जनता ने सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहां के जमींदारों को शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा। क्रांति का स्वरूप। क्रांति का स्वरूप कैसा था? मध्यम वर्गीय था या बुजुर्गवा था? 1789 ईस्वी हुआ था। क्रांति में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो वहाँ के
लोगों का था, मध्यम वर्गों का था, साथ खासकर दार्शनिकों का था। ये सब आप पढ़े हैं। क्रांति निष्कर्षता 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में योग ऐसे युग का सूत्रपात किया जिससे स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की नींव पड़ी और मानवाधिकार की रक्षा हुई। साथ ही यूरोप अन्य देशों के विचारों को प्रभावित किया। ओके, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। वेस्टिल का पतन कब हुआ? 14 जुलाई 1789। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? कुलीन। ओके, तृतीय स्टेट में कौन आते थे? तृतीय स्टेट में आते थे आपका न्यायाधीश थे। न्यायाधीश तो नहीं था, दार्शनिक था। वाल्टेयर कौन था? वाल्टेयर एक लेखक था। रूसो किस सिद्धांत का कार्य करता था? रूसो जो है वो जनरल विल। मोंटेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? मोंटेग्यू की पुस्तक थी विधि की आत्मा, सामाजिक संविदा। मोंटेग्यू की पुस्तक क्या थी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। फ्रांस में की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था? फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा राहुल शर्मा। फ्रांस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। तो इस तरह से फ्रांस की क्रांति समाप्त हुई। ये सभी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। विश्व युद्ध का इतिहास अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप लगातार पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बीपीएससी के पैटर्न के आधार पर पढ़ाई की जाए और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्का किया जाए क्रांतिकारी रूप से, तो आपको जुड़ना होगा आपके अपने क्लासेस, सर्वेश क्लासेस के जी से। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।